हाँ लेकिन हाँ कुछ लोग करते होंगे। इधर ध्यान दे जरा। हम लोगों ने एक बात करी कि अगर किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या आता है, ईएमएफ। अब फ्लक्स चेंज किस वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड बदलने की वजह से, कॉइल का एरिया बदलने की वजह से, और वो ओरिएंटेशन एंगल बदलने से। मैंने कहा था यार फ्लक्स के फार्मूले में जो जो चीजें हैं, क्या क्या, बी है, ए है, कॉस थीटा है, इनमें से कोई भी चीज किसी वजह से बदलने लगे तो उसमें क्या आ जाता है, ईएमएफ, है ना। अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स लिया था बी, उस पर कभी चर्चा नहीं की थी कि बी दे कौन कर रहा है। तो बी आमतौर पे हम लोग एग्जांपल के लिए बार मैग्नेट लेते थे। नहीं, बी देने के लिए सोर्स क्या होता था, बार मैग्नेट, वो दूर या पास जाता था। अब इस टॉपिक में जिसको मैंने नाम दिया म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्शन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड देने का सोर्स क्या होगा, करंट कैरिंग वायर, बस इतना अंतर है। मैग्नेटिक फील्ड देने का सोर्स, बी देने का सोर्स क्या होगा, करंट कैरिंग वायर। तुम्हें पता है कि बायो सेवर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आती है। अब मुझे बताओ, हमें यहां पर बी होने से मतलब नहीं, बी को बदलना है, तो बी बदलने के लिए हमें क्या बदल देना चाहिए। अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड देने वाली कॉइल है उसका करंट बदलने लगे, तो जिस पर इंडक्शन हो रहा है उस पर बी भी, मैं दो कॉइल की बात कर रहा हूं, एक वो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड देगी और एक वो कॉइल जिसमें इंडक्शन होगा, जिसमें फैराडे लॉ लगेगा। तो जिसमें फैराडे लॉ लगेगा वो किसका, उसका नाम मैंने दिया है सेकेंडरी कॉइल, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका नाम हमने क्या दिया है, प्राइमरी कॉइल। अगर हम प्राइमरी कॉइल का करंट बदलेंगे तो क्या आसपास सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, तो इससे होके जाने वाला फ्लक्स भी बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो उसमें क्या आएगा, करंट, ईएमएफ, ईएमएफ। और अगर वो कॉइल का सर्किट लूप पूरा है तो क्या आएगा, करंट। तो एक तरह से हुआ क्या कि एक करंट कैरिंग लूप ने दूसरे के अंदर क्या ला दिया, करंट। तो ये म्यूचुअल बात हो गई कि एक इंसान इंसान के काम आया, एक करंट करंट के काम आया, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। एक करंट कैरिंग लूप ने दूसरे को करंट कैरिंग लूप बना दिया, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बात समझ में आ रही, समझ आ, यही आ गए पूरी तरह से। थोड़ी देर तक इको रहती है घर वाली, तो धीरे धीरे क्लास वाला माहौल बनता है। आ गए सभी लोग, ठीक। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जिसमें करंट आएगा वो प्राइमरी है और जिसमें इंडक्शन होगा वो सेकेंडरी। देखो मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है, ये जैसी वायर कनेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप हुई किसी कारण से, अभी उस पर भी हम बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डेवलप, जब तक मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन चला तब तक इसमें करंट आया। अभी करंट जीरो क्यों हो गया, कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स जब तक चेंज होगा तभी तक करंट आता है, तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रही थी तब तक इसके अंदर करंट था, ग्रो करना बंद तो बिना टच किए एक कॉइल ने अपने करंट के जरिए दूसरे के अंदर करंट ला दिया, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। यानी एक के सिलेक्शन होने से हम इंड्यूस हुए और हमारा भी सिलेक्शन हो गया, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। 12th फेल में उस लड़की का सिलेक्शन होता है पहले, तो फिर वो मनोज कुमार पांडे शायद नाम था, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा तुम लोगों ने नहीं सुना है, एग्जाम के बीच में भी वो मूवी देखी जा सकती है इंस्पिरेशन लाने के लिए, हाईली इंस्पायरिंग मूवी। नाम तो सुना ही होगा, मतलब सोशल मीडिया में इस समय छाया हुआ है वही। तो अगर सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए, आई मीन म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए, तो सेल्फ इंडक्शन भी एक जरूरी चीज है, इस समय उसी की जरूरत है म्यूचुअल इंडक्शन से ज्यादा। तो अब यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग क्या मैथमेटिकल बातें करने वाले हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहले तो ये समझ में आ गया यार म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है।
तो यहां जो करंट कैरिंग सोर्स है उसको मैंने क्या नाम दिया है, प्राइमरी, और जिसमें इंडक्शन होने वाला है उसका नाम हमने क्या दिया है, सेकेंडरी। मान लिया इसके अंदर इंडक्शन होने वाला है तो मैं कहूंगा ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। इसकी फील्ड की वजह से इसके अंदर क्या हो गया, इंडक्शन हो गया, करंट फ्लो करने लगा। अभी मैं कह रहा हूं कि इसमें कितना ईएमएफ आया, सोचो कि हमें वो ईएमएफ निकालना हो। फैराडे लॉ ही चल रहा है अभी, फैराडे लॉ से कुछ आगे नहीं बढ़ा है। मतलब ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है फैराडे लॉ में, फैराडे लॉ ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब मैं यहां क्या कह रहा हूं, फ्लक्स के फॉर्मूले में कुछ पैरामीटर्स हैं, बी ए कॉस थीटा, जिसमें अब थीटा बदलने की बात नहीं चल रही है, एरिया बदलने की बात नहीं चल रही है, केवल और केवल बी बदलने की बात। और बी का बदलना भी किसकी वजह से है, क्या हमने जब जब बी का फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मूले हमने कभी पढ़े हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, याद है? क्या हम लोगों ने पढ़ा है बायो सेवर्ट में कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन होता है, करंट। तो क्या हम यहां पर कोई भी सोर्स बना सकते हैं, लेकिन बी हर हाल में समथिंग टाइम्स आई आएगा कि नहीं? तो अब समथिंग टाइम्स आई के अलावा, जस्ट अ मिनट, हमें डी बाई डी टी ऑपरेट करना है, डी बाई डी टी इस पे, तो किसके ऊपर ऑपरेट होगा, इन सारी चीजों में से किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो मुझे बताओ आई के अलावा यहां और क्या क्या है, एक एन है, ये कांस्टेंट पता नहीं क्या होगा, वो है, एरिया है, कॉस थीटा है। क्या इतनी सारी चीजें को हम एक नाम क्यों ना दे दें, ताकि गंदा फॉर्मूला ना बने। फॉर्मूले को गुड लुक देने के लिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, म्यूचुअल, क्या नाम दे दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम का नाम हमने रखा है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेनरी यूनिट होती है इसकी। बात क्लियर है? और अब हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला जो कि पहले ये हुआ करता था, अब क्या बन गया, ये बन गया, है ना। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन 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 चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, मुझे बताएं, क्या ये करंट पे डिपेंड नहीं करता, पहले तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट। क्या इस फॉर्मूले में कहीं करंट आया है क्या, करंट के अलावा जो कुछ है उसको हमने नाम दिया है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, हाँ, ओरिएंटेशन, एंगल, यानी इस कॉइल का एंगल बदले, इसको हम लोग ओरिएंटेशन बोल देते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, यानी वो सामने है तो अलग डिस्कशन होगा, अगर ऐसे 90 डिग्री हो जाए तो फिर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड उससे पास ही नहीं करेगी। और किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और किस पे डिपेंड करेगा, क्या बताओ, अगर हम प्राइमरी कॉइल से इस कॉइल की दूरी बदल दे तो बी में फर्क पड़ेगा कि नहीं, मुझे बताओ, बी के फॉर्मूले में आर आता है कि नहीं, तो और किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम प्राइमरी। इतनी सारी चीजों पे एम डिपेंड करता है। कौन था? तो यार म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमें लाना हो तो क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा ईएमएफ के फॉर्मूले में डी आई बाई डी टी के बगल में जो आता है वही क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। डी आई बाई डी टी के बगल में क्या आता है, तो मैं कहूंगा, एक मैं टर्म डिफाइन कर रहा हूं, लिंकेज फ्लक्स। ये लिंकेज फ्लक्स और फ्लक्स में थोड़ा सा अंतर है।
फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी 5 होता है। चलो पहले ये नोट कर लें। नोट कर लिया। फ्लक्स क्या होता है और लिंकेज फ्लक्स क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं ये प्राइमरी है, ये यहां पर फाई का फ्लक्स दे रहा है, तो अगर वो एक कॉइल होती तो बस फाई का फ्लक्स महसूस करती। इतनी सारी कॉइल है, सब फाई से एसोसिएटेड है, तो वो कितने टाइम्स इफेक्ट पैदा कर रहा है? एन टाइम्स। तो अगर फ्लक्स केवल पूछा जाए इसकी वजह से यहां, तो वो फाई होगा बी ए कॉस थीटा, इसकी वजह से बी इनटू एरिया कॉस थीटा। लेकिन लिंकेज फ्लक्स पूछा जाए तो इसके नंबर ऑफ टर्न भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो लिंकेज फ्लक्स में क्या क्या है? एन सेकेंडरी, फाई ड्यू टू प्राइमरी पूरा है। प्राइमरी की वजह से एक कॉइल को जितना फ्लक्स मिलता है उसमें सेकेंडरी के टर्न मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन गया? लिंकेज फ्लक्स। ध्यान देना जरा। अब लिंकेज फ्लक्स मैंने अभी भी क्या बताया? बी ए कॉस थीटा होगा। बी के फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने कहा सी आई टाइप्स होता है, नहीं होता? तो क्या बताओ इस पूरे डिस्कशन में मैंने बी की जगह क्या लिख दिया? सी और आई। क्या इस पूरे डिस्कशन में इसी चीज का नाम तो हमने एम रखा है? तो क्या हम इतना लंबा डिस्कशन करने के बजाय सीधे क्या कहें? लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के बगल में होता है जो, वही क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं? एम आई। या कोई कहे नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, ईएमएफ के फॉर्मूले में डीआई बाई डी टी के अलावा जो कुछ होता है वही क्या है? लिंकेज फ्लक्स। जो यहां आया है वही वहां आया है, तो क्या ज्यादा अच्छा रहेगा बोलने के लिए? लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में आई के बगल में जो आता है वही क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अब तुम चाहो तो लिंकेज फ्लक्स आ चुका है तुम्हारा, अब तुम चाहो कि ईएमएफ निकालना है तो तुम क्या करोगे? अरे इसका डिफरेंशिएशन करोगे। क्या डी बाई डी टी ऑफ एन फाई अगर कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? एम डी आई बाई टी टी। क्या जनता समझ पा रही है? यानी फैराडे का ये फॉर्मूला अब ये बन गया है विद अ न्यू नेम। इन सारी चीजों का नाम हमने क्या रख दिया है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बात आती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे पता किया जा सकता है। इसके बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल हैं जिनको मैथमेटिकली लाया जा सकता है, बहुत कंडीशंस के साथ, टर्म एंड कंडीशन के साथ। वरना म्यूचुअल इंडक्टेंस एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट मतलब कि किसी प्राइमरी कॉइल में हम लोग आई का बदलाव करें, क्या करें? डी आई बाई डी टी करें, और ये हमें पता करें कि कितना डी आई बाई डी टी इस वक्त यहां है, और फिर ये देखें कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ आया है। करंट की मदद से हम ईएमएफ पता कर सकते हैं। भाई करंट दिखेगा एमीटर लगा के तो हम क्या पता कर सकते हैं? इसमें कितना ईएमएफ आया है। आई इंटू आर करके क्या पता चल जाएगा? इसमें कितना ईएमएफ आया है। तो सोचो ईएमएफ का फॉर्मूला पता, ईएमएफ हमें दिख रहा है,
ये हमें एक्सपेरिमेंटली सेकेंडरी में दिख रहा है, और डी बाई डी टी हमने मेजर किया कहां से, प्राइमरी से। तो प्राइमरी से डी बाई डी टी मेजर करो, सेकेंडरी से ईएमएफ मेजर करो, तो फिर एम निकाला जा सकता है। तो एम इज अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, क्योंकि बहुत सही सही मैथमेटिकली इसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे एक आध क्वेश्चन आने वाले हैं जिनको बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ पेश किया जाता है। जैसे तो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं ये बात समझ में आ गई है ना। डी आई बाई डी टी पता होगा, ई पता होगा, तो ई इक्वल टू क्या होता है, एम डी आई बाई डी टी। मॉड लगा देता हूं मैं, ये रखो तो एम आ जाएगा, है ना। टू फाइंड एम एक्सपेरिमेंटली क्या करना पड़ेगा, ये पुट करो, ये पता करो, एम निकल आएगा। तो अब क्या है, मैथमेटिकली हमें कुछ एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल 1, एक बड़ी सी कॉइल है, उसके सेंटर पे एन टर्न की एक कॉइल रखी है जो सेंटर के बहुत करीब है। इसकी अपनी रेडियस स्मॉल आर है, बड़े वाले की कैपिटल आर है। तो क्या बोला गया है, स्मॉल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड स्मॉल इज स्मॉलर कॉइल इज प्लेस्ड नियर सेंटर, नियर सेंटर, यानी सेंटर के बिल्कुल करीब रखी गई है यहां पर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम हमें लाना है, ठीक है। मैंने कहा स्टेप क्या है, स्टेप वहां लिखे हैं, स्टेप हम फॉलो करते हैं। हमें क्या करना है, लिंकेज फ्लक्स निकालना है। लिंकेज फ्लक्स किससे लिंकेज निकालना होता है, सेकेंडरी। लिंकेज फ्लक्स, ये बताओ ईएमएफ किस पर आने वाला है, सेकेंडरी पे। तो फ्लक्स एसोसिएटेड फिर किससे लाना है, सेकेंडरी से। लिंकेज फ्लक्स में ऑन सेकेंडरी लाना होता है, सेकेंडरी पर लाना होता है। तो इसमें एन एस किसका होगा, सेकेंडरी का, लेकिन फाई देने वाला कौन होगा, तो एन सेकेंडरी का हो गया, और फाई किसकी वजह से लिखना है, ड्यू टू प्राइमरी। मुझे बताओ, ये कॉइल जिसमें मैंने आई शो किया है, ये वो कॉइल है जिसने यहां मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है सेंटर के करीब। क्या हमें मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है, अंदर की तरफ है। इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी अंदर है, तो हम फ्लक्स सिंपल लिख सकते हैं क्या, बी ए कॉस 0। मुझे बताओ, इस कॉइल ने करंट मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो इस कॉइल की वजह से सेंटर के करीब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, म्यू नॉट आई बाई 2r। छोटी कॉइल में जहां फ्लक्स की हम चर्चा करें उसका एरिया क्या लिखा जा सकता है, पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 क्या हो गया 1। क्या ये फॉर्मूला, कॉस 0 का 0 तो 1, क्या इस फॉर्मूले में आई के अलावा इतना सब कुछ आया है। अच्छा, ये लाना स्टेप ज्यादा आसान काम है, क्यों, तुम क्या इतना गंदा फॉर्मूला याद रखना चाहोगे। हाँ, इतना तो तुम्हें याद रहता है कि एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, और ये स्टेप क्या है, एन उसमें मल्टीप्लाई हुआ है, एरिया मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब ये जो फॉर्मूला आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इस एग्जांपल के लिए क्या आ गया, म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एन डिवाइड बाई 2r। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इनको स्टेप से ही याद रखना संभव है, पूरा फॉर्मूला रटना मुश्किल काम है। अब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम अपने आप स्टेप करोगे। सोचो, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और बगल में एन टर्न की कॉइल रखी है उसी प्लेन में, ठीक है। ऐसा ये एन टर्न की यहां कॉइल रखी है। तो बताओ इसमें प्राइमरी किसको बोलोगे, सेकेंडरी किसको बोलोगे। हाँ, ये प्राइमरी है, और इसको जिसके लिए मैथ्स लगा पाओ तुम अपने हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी बदल भी सकते हो। तो फिलहाल ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तुम्हें स्टेप लगा के एम लाना है। नहीं,
डी दिया है, डी दिया है, डी दिया है, इसके नंबर ऑफ टर्न दिया है, इसका स्मॉल आर का रेडियस दिया है, इतना सब जितना रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब दिया है, डी दिया है, एन दिया है, आर दिया है, और डी आर से बहुत बड़ा है, डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, और ये इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक। ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। हो गया। ठीक, ठीक। लिंकेज फ्लक्स के स्टेप्स मैंने क्या बताए हैं, पूरे स्टेप बस फॉलो करना है। लिंकेज फ्लक्स क्या होता है, एन सेकेंडरी का और फाई ड्यू टू प्राइमरी। मुझे बताओ फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और थीटा 0 होगा, क्यों? क्या ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड देता है कि नहीं, इस तरीके से अंदर, तो अंदर एरिया, अंदर ये भी, बी कितना, बाकी लोग देखें, क्या हम लोगों ने एक स्ट्रेट वायर की वजह से डी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। एरिया इस कॉइल का कितना होगा, तो देखो आई के अलावा हमें क्या मिला है, क्या आई के अलावा इतना है? ऑडियो चेक करिए, कुछ आवाज आई है, बस आ गया है। आई के बगल में जो आता है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, कोई दिक्कत है? एक और फेमस एग्जांपल है, इसके बाहर कुछ कभी नहीं पूछा जाएगा। सोचो यार, ये एक N1 टर्न की कॉइल है और इसके सेंटर से x दूरी पे एक स्मॉल आर रेडियस की इसी के पैरेलल कॉइल रखी है, ध्यान दे जरा, ये इन दोनों का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एक दूसरे के सामने रखी है ना। टू कॉइल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मुझे बताएं इस केस में किसको प्राइमरी मानने का मन कर रहा है, किसको सेकेंडरी? तो इतनी देर में तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया है कि हम बड़े वाले को प्राइमरी मानेंगे, छोटे वाले को सेकेंडरी मानेंगे, और बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें फॉर्मूला पता है कैसी होती है, बताओ एक्सिस में कॉइल रखी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसी होती है, तो क्या वो एक्सिस से निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसी होती है कि नहीं, एक्सिस के अलोंग होती है कि नहीं? तो बताओ अगर एक्सिस के अलोंग होती है तो इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पे हो गए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पे हो गए। या कुछ मुझे और बोलना है? स्टेप लिखो, एक का N1 नंबर ऑफ टर्न है, एक का N2 नंबर ऑफ टर्न है, N1 N2, इस बार दोनों में टर्न है।
सर x को r से बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं। x को वो वाला r से बड़ा मानते हैं। हाँ, बड़ा मानेंगे नहीं, स्मॉल मत मानो, इवन पास ही मानो, लार्ज क्यों मानो। मोस्ट जनरल फॉर्मूला लिखो, गंदा से गंदा जो संभव हो सकता है वो फॉर्मूला लिखना है। मुझे बताओ किसी का आया क्या? फॉर्मूला भूल गए? इसकी एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है? गंदा सा फॉर्मूला होता है। ये n1 है n2? n2। फिर मुझे बताओ, क्या जब हम b लिखेंगे प्राइमरी की वजह से उसमें n1 आएगा और n2 पहले से लिखना पड़ेगा? मुझे बताओ जब हम लिंकेज फ्लक्स लिखेंगे, इससे एसोसिएटेड लिंकेज फ्लक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n2 फाई ड्यू टू प्राइमरी। अब फाई में क्या आएगा? b इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 0। अब b सोचो जरा थोड़ा थोड़ा, b किसकी वजह से है? n1 की वजह से। n1 टर्न की कॉइल है, ये एक टर्न की होती तो क्या फॉर्मूला होता? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, और उसमें n1 और भी तो मल्टीप्लाइड होगा। अब मुझे बताओ यार, आई के अलावा जो बना है किसको लगता है वो याद कर लेगा? यार ये बड़ी मुश्किल में याद हुआ है लोगों को, और उसमें और नीम चढ़ा है करेला एक तो उसमें भी। तो आई के अलावा जो फॉर्मूला आया है बहुत गंदा आया है। कितना आया है? n1 n2 म्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और एक पाई है और एक स्मॉल आर स्क्वायर। ये है, ये आ गया m, ये आ गया m। ज्यादा लिख दिया क्या? एक ही बार तो आएगा पाई आर स्क्वायर। ये आ गया। कोई दिक्कत है? तो ये एक आइडियल सोलेनोइड है, इसके ऊपर हमने एक बड़ी कॉइल लगाई है। बड़े का रेडियस कैपिटल आर है, छोटे का रेडियस स्मॉल आर है। करंट किसमें है? छोटे वाले में, ठीक है। छोटे वाला है आइडियल सोलेनोइड। जब मैं आइडियल कहता हूं तो हम आइडियल सोलेनोइड में अंदर फ्लक्स मानते हैं कि बाहर? अंदर, और बहुत ज्यादा। हम लोग एक्सिस वाला फॉर्मूला पूरे लूप के लिए मान लेते हैं। ये भी बहुत एडजस्टमेंट, बहुत अप्रोक्सीमेशन है कि एक्सिस वाला फॉर्मूला हमने निकाला था बी का म्यू नॉट एन आई, किसी को याद हो तो वही फॉर्मूला हम पूरे एरिया के लिए मान लेंगे। दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, बट लगभग आंसर ऐसे ही निकलेगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? लिंकेज फ्लक्स। किससे एसोसिएटेड लिंकेज फ्लक्स लिखना है? सेकेंडरी से। तो मान लिया इसमें कुछ एन टर्न है, एन, तो फाई किसकी वजह से है? प्राइमरी की वजह से। पूरे स्टेप में लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ प्राइमरी का फ्लक्स B इंटू ए कॉस 0, बी की जगह क्या लिख दूं? NI।
ये स्मॉल एन पता है क्या होता था? स्मॉल एन इसके लिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, किसी को याद है? सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ डिफाइंड था। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको कैपिटल एन बाई एल भी लिख सकते हैं, जहां एन टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा किसका? प्राइमरी का। इसको मैं एन प्राइमरी भी लिख सकता हूं। एरिया कितना? तो एरिया छोटा वाला ले या बड़ा वाला? यहां पहली बार हम लोग छोटा वाला लेने वाले हैं। वैसे तो हम हमेशा सेकेंडरी का एरिया लेते थे, मगर समस्या क्या है कि इसके बाहर फ्लक्स ही नहीं है। इससे पहले जब जब हमने कॉइल ली है तो उसकी पूरी कॉइल फ्लक्स में डूबी होती थी, लेकिन ये पहली बार लिया है कि जिसमें इसके बाहर फ्लक्स है ही नहीं। तो जब फ्लक्स ही नहीं तो वो एरिया लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये एन सेकेंडरी था, ये फॉर्मूला बन गया एन सेकेंडरी म्यू नॉट एन प्राइमरी पाई आर स्क्वायर बाई एल इंटू आई। जरा ये फॉर्मूला हम लोग याद रख लेते हैं। कैपिटल एम का आंसर क्या है? म्यू नॉट एन प्राइमरी एन सेकेंडरी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ये काफी फेमस है, मे बी कि कभी इस पे बात चले। अब मैंने यार जो आंसर का लुक लिखा है उसमें एन प्राइमरी क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न, किसके? प्राइमरी के ऑफ प्राइमरी। और एन एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी। इस तरह से फॉर्मूले का लुक फैशन में चल रहा है। कभी कभी सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा जाए तो बता सकते हैं। तो तुम लोग गंगा यमुना या बेतवा या कुछ नहाने नहीं गए? मतलब सरयू गोमती, आज के दिन ऐसा माना जाता है ना, नदी में नहाना चाहिए। सबने गीजर के पानी से नहाया। अच्छा, कुछ लोग बोल नहीं रहे। आज के दिन नहाना बहुत जरूरी होता है। दान किया जाता है, दाल कौन सा होता है? हाँ, दाल खिचड़ी दान करते हैं। नोट कर लिया? सब कुछ करते जाओ, पता नहीं क्या लगेगा, क्या फायदा करेगा। हम लोग सब कुछ फायदा करेगा। थोड़ा दान दक्षिणा, थोड़ा उपवास और पढ़ाई बहुत सारी। थोड़ा पढ़ाई से काम नहीं होना है। नोट कर लिया? तो म्यूचुअल की जगह नाम आने वाला है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन तो कोई ऐसा कि मतलब अपनी वजह से ही मोटिवेट हो जाए नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सेल्फ, क्या बोला जाता है, सेल्फ ऑब्स्ट्रक्टेड, कि मतलब हाँ ऑब्सेस्ड या सेल्फ ऑब्सेस्ड, कि अरे वाह क्या बॉडी है मेरी, क्या मैं जिम करता हूं। खुद ही को देख के इंस्पायर हो जाते हैं शीशे में देख के, और फिर 2-4 पुशअप और लगा देते हैं। तो दैट इज सेल्फ इंडक्शन। मतलब यहां पर
इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में आएगा मगर किसी और की कॉइल की वजह से नहीं, ड्यू टू करंट ऑफ इट्स ओन, अपने ही करंट की वजह से खुद के अंदर इंडक्शन आ जाना, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। और इस समय हम लोगों को इसी चीज की जरूरत होती है, खुद से इंड्यूस रहना। अरे वाह क्या क्वेश्चन निकाला है मैंने, 8 क्वेश्चन कर लिए। ये वाले क्वेश्चन तो मेरे से कभी नहीं होते थे, मैंने कर दिखाया। ये इसकी भी जरूरत है। ये टॉपिक तो मेरा फैला हुआ था, ये भी संभल गया, तो खुद से इंस्पायर्ड हो गए। अब तो हम सब फोड़ देंगे ये वाला। हाँ अच्छा, सेकेंडरी प्राइमरी क्यों लिखेंगे, सही बात। जब ये सभी कुछ खुद ही है तो इसमें ड्यू टू चेंजिंग करंट ऑफ इट्स ओन, खुद ही प्राइमरी है खुद ही सेकेंडरी है। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं कह दूं कि एक कॉइल के अंदर जैसी करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जैसी आएगी तो इस कॉइल के अंदर मैं कहूंगा वो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, तो मैं ऐसे सोचूं कि एक कॉइल के लिए बाकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड तो पराई है ना, कोई एक टर्न के लिए बाकी सारे टर्न की मैग्नेटिक फील्ड तो पराई है। अब उस एक टर्न से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा तो उसको भी शामिल कर लो। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे, अच्छा एक के अंदर फैराडे लॉ लगेगा तो सबके अंदर फैराडे लॉ लगेगा, सबके लिए बाकी सारे टर्न पराये हैं कि नहीं है, कोई भी एक टर्न के लिए बाकी सारे टर्न क्या है, पराये हैं। और उनकी मैग्नेटिक फील्ड जब उनको डिस्टर्ब करेगी तो उनके अंदर फैराडे लॉ लगेगा, ईएमएफ आएगा। और ईएमएफ हमेशा ऐसे आता है कि उस करंट के अपोज में आता है। ये बात हमने पहले नहीं करी, जो लेंज लॉ हमने पहले पढ़ा है वो म्यूचुअल में भी काम करेगा और सेल्फ में भी काम करेगा। यानी अगर यहाँ पे अचानक से करंट ग्रो करने की कोशिश करेगा तो एक अपोजिंग ईएमएफ आएगा। इन सबका मिला के मैंने एक दिखा दिया है। ये ईएमएफ इस करंट को एकदम से ग्रो करने नहीं देगा। यानी किसी कॉइल में करंट धीरे धीरे से ग्रो क्यों करता है, धीमे धीमे ग्रो क्यों करता है, एकदम से क्यों नहीं करता, तो उसका कारण यही है कि ये खुद के अंदर से पास करने वाले मैग्नेटिज्म के खिलाफ ईएमएफ दे देता है, तो करंट धीरे धीरे ग्रो हो पाता है, एकदम से ग्रो नहीं हो पाता है। तो देखो धीरे धीरे ग्रो करके मैक्सिमम हो गया और एक देर थोड़ी देर बाद जब ये कांस्टेंट हो गया तब इसका करंट भी 0 हो जाएगा। यानी इसने अपने ही खिलाफ बैटरी लगा दी, अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ बैटरी लगा के खुद के अंदर करंट को डेवलप होने से रोका। हालांकि फाइनली जीत एक्सटर्नल सोर्स की ही होगी, करंट इसके अंदर फाइनली तो आ ही जाएगा। अच्छा फाइनली तो प्राइमरी बैटरी लगी है तो करंट आना ही आना है, जस्ट अ मिनट। वो जो बैटरी लगी थी अपोज करने वाली वो खत्म हो गई। ये करंट तो सोर्स की वजह से आना ही आना था, लेकिन ये जो अपोजिंग बिहेवियर था वो थोड़ी देर के लिए आया और उसके बाद खत्म हो गया। आखिरकार जीत किसकी होगी, सोर्स की। यानी अब इसमें करंट फ्लो करता रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन बनी रहेगी। तो इसमें प्राइमरी कौन, ये खुद ही है। सेकेंडरी कौन, ये खुद ही है। प्राइमरी भी यही है, सेकेंडरी भी यही है। तो यहां पर भी हम कहेंगे कि जो ईएमएफ आया था अगर किसी को पता करना हो तो मैं कहूंगा कि वो ईएमएफ के लिए डीआई बाई डीटी जिम्मेदार होगा। किसका डीआई बाई डीटी, इसी का डीआई बाई डीटी जिम्मेदार होगा। तो क्या डीआई बाई डीटी के अलावा भी बहुत सारे टर्म आएंगे, उन टर्म्स का नाम हमने क्या रख दिया, वहां रखते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका नाम क्या रख दिया, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या जनता समझ पा रही है। यानी किसी कॉइल में अपने ही करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, अपने ही आई के बदलने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो भी बदलेगी। आई बदलेगा तो बी भी बदलेगा, और बी बदलने की वजह से इसके अंदर एक अपोजिंग बैटरी वाला जो बिहेवियर आया था उस कॉइल को मैंने ऐसे दिखा दिया था। ये जो अपोजिंग बिहेवियर जो अपने ही करंट के खिलाफ है, यानी सोचो करंट अगर इस सेंस में फ्लो हो रहा है, इस सेंस में, तो उसी करंट के खिलाफ है ये। तो मैं कहूंगा कि ये फिर ईएमएफ जो आया है, ये ईएमएफ है ना, ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से आया है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईएमएफ हम लोग ने फैराडे लॉ में क्या पढ़ा है, एन डी फाई बाई डी टी, है ना, डी बाई डी टी। और फ्लक्स, अब फ्लक्स किसकी वजह से होगा, बी इंटू
एरिया। अब बी किस वजह से होगा, तो यार इसके अपने बी का फॉर्मूला कुछ ना कुछ तो होगा, वो समथिंग टाइम्स आई होगा कि नहीं। तो फिर से वही बात है यार कि आई के अलावा जितने टर्म्स आएंगे ऑब्वियसली cos थीटा भी आ सकता है, जितने भी टर्म आएंगे उनका नाम हम क्या रख देंगे। तो जो फॉर्मूला ईएमएफ का पहले ये हुआ करता था, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। क्या जनता समझ पा रही है। तो यार लिंक अगर कोई कहे कि ईएमएफ एल लाना है, मुझे सेल्फ इंडक्टेंस लाना है, अच्छा एल की यूनिट क्या है, जैसे एम की यूनिट हेनरी होती थी, इसकी भी यूनिट क्या है, हेनरी, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। एल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सीधी सी बात है यार नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। शेप ऑफ कॉइल, शेप साइज पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, इन सब बातों पे एल डिपेंड कर रहा है। ओरिएंटेशन रहने देते हैं, ओरिएंटेशन फिक्स होगा, क्या इन सब बातों पे एल डिपेंडेंट होगा। एल लाने के स्टेप्स क्या होंगे, तो ईएमएफ के फॉर्मूले में डी आई बाई डी टी के अलावा जो आता है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, लिंकेज फ्लक्स का फॉर्मूला निकालें, लिंकेज फ्लक्स। अब किससे लिंकेज, तो यही प्राइमरी यही सेकेंडरी, तो बस कुछ नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं एन फाई निकालो किसी तरह से। क्या एन फाई के फॉर्मूले में, देखो एन में अंदर ले जाऊं, एन फाई के फॉर्मूले में आई के अलावा जो आता है उसी का नाम क्या है, एन है। तो एन फाई का फॉर्मूला इस लुक में ले आओ, तो जो इधर आएगा वही क्या है, एल। क्या जनता समझ पा रही है। और इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, एक ही एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं। इधर को जाने वाली फ्लाइट के क्रू मेंबर्स, हाँ ये पायलट है, हाँ ये सब, हाँ हाँ ये दिखा रहे, हो सकता है उससे मुकाल दें, अभी फिलहाल यही सब चल रहा है। मुझे लगता है जितनी फ्लाइट लखनऊ में नहीं आती अब अयोध्या में उससे ज्यादा आएंगी। लखनऊ इंफिनिटी में चला जाएगा। ये तो नहीं होगा, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसको एकदम उसी पर्पस के लिए ही डिजाइन करें भाई लोग आए मंदिर आए। हाँ पता चले कि वहां अगर राजधानी हो गई तो जब जब मुख्यमंत्री निकल रहा है तब तो रोड खाली कराए जाए, जैसे ब्लॉक कर देते हैं, प्रधानमंत्री आ रहा है ब्लॉक कर देते हैं। तो एक ही एग्जांपल है यहाँ पे, और वो क्या है, सोलेनाइड, आइडियल सोलेनाइड। एक आइडियल सोलेनाइड का खुद की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस निकालने वाले, एक आइडियल सोलेनाइड का खुद की वजह से सेल्फ इंडक्टेंस लाना है, तो हम लोगों को स्टेप क्या करना होता है, लिंकेज फ्लक्स लिखना होता है। अब अच्छी बात यह है कि लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले में प्राइमरी भी यही है, सेकेंडरी भी यही है। आमतौर पे हमें स्मॉल एन पता होता है या कैपिटल एन, चलो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है, हम बदल भी सकते हैं। बताओ अच्छा अगर ये एल लेंथ का सोलेनाइड है और मुझे टर्न पर यूनिट लेंथ पता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन इंटू एल लिखा जा सकता है, बदल भी सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिखेंगे। फ्लक्स क्या लिखा जाए, बी ए कॉस जीरो, बी क्या लिखा जाए, म्यू नॉट एन आई
ए क्या लिखा जाए, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वही एक। चलो ऐसे ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं यहां पर स्मॉल एन को क्या लिख सकता हूं, एन बाई एल, या मैं कैपिटल एन को क्या लिख सकता हूं, एन एल। मैं कैपिटल एन को बदल दूं किसी को अगर दिक्कत ना हो, मैं लिखने वाला हूं म्यू नॉट कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर इंटू आई। अच्छा पाई आर स्क्वायर एल या ए इंटू एल, इसका एरिया ए है और इंटू लेंथ, क्या इसका वॉल्यूम हो गया कि नहीं, क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये यही क्या आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस। अब कई लोग इस लुक में याद नहीं रखते, दूसरा लुक क्या बन सकता है, एल का एक लुक तो ये है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड, ऑफ सोलेनोइड। दूसरा लुक हम ऐसे लिख देते हैं, क्या पिछला फॉर्मूला किसी को याद रहता है, अच्छा ये याद रह जाए तो हम दोनों रिकवर कर सकते हैं, पूरा रिकवरी प्लान समझते हैं। स्मॉल एन को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एन बाई एल, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एक एल कट जाएगा, स्क्वायर है ना, तो ये बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई, क्या ये फॉर्मूला और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में थोड़ा ही सा अंतर है, क्या वहां n1 n2 था तो यहां n स्क्वायर है, वहां भी पाई आर स्क्वायर था, यहां भी पाई आर स्क्वायर, वहां भी डिवाइड बाय एल था, यहां भी, यानी पूरा फॉर्मूला यही है, बस n1 n2 की जगह क्या आ गया है, n स्क्वायर। जिस लुक में याद रखना तुम्हें आसान लगे उस लुक में याद रखो, क्योंकि दोनों टिकाना है तो ये आसान है, और सबसे आसान मुझे ये लगता है, मैं इससे ये रिकॉल करा लेता हूं, इससे, और फिर इसी से पुराना वाला रिकॉल करा लेता हूं। ये नोट नहीं करना, मैं रिकॉल करा रहा हूं। Noted? तो आज की स्टोरी में हम लोगों ने ईएमएफ के फॉर्मूले को नए लुक में लिखना सीखा है, या तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन चल रहा है तो ये होगा, सेल्फ इंडक्शन लिखा है तो ये होगा। रही बात एम और एल लाने के स्टेप क्या थे, तो लिंकेज फ्लक्स के फॉर्मूले को इस लुक में ले आओ, समथिंग इनटू आई, तो जो समथिंग आएगा वही क्या होता है, एम, या इस लुक में ले आओ सेल्फ इंडक्शन में, तो जो आई के अलावा होगा वो क्या आएगा, एल, और इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाता है, ईएमएफ। ये नए फॉर्मूले नहीं है, सब उसी से बने हैं, कुछ नए नाम इन्वॉल्व हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, बात और क्लियर होगी कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, इस कॉइल का di बाई डी टी दिया है, m दिया है, di बाई डी टी दिया है, ये प्राइमरी है और ये फिर क्या है, सेकेंडरी। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न 100 है, ठीक है।
इस सिचुएशन को लेके ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन पे विचार करें, बहुत सारी चीजें विचार करने से ही समझ में आ जाती, नहीं तो मुझे बताना ही है। इधर कर दे। कुछ उसका समाधान है नहीं, रहने दीजिए, चलने दीजिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, पैरेलल रखे हैं। तो मैं बता दूं कि कोई डेरिवेशन इसमें नहीं करना है, पहले तो ये क्लियर कर ले, कोई डेरिवेशन नहीं करना है, क्योंकि इसका रेडियस नहीं दिया गया है, ओरिएंटेशन नहीं दिया गया है। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया गया है तो हमें लाना थोड़ी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिराइव करके हम थोड़ी लाएंगे, जब दे रखा है तो क्यों लाएंगे। क्या करना है, तो लिंकेज फ्लक्स, क्या लिंकेज फ्लक्स क्या होता है, एन फाई होता है। अगर एन पता हो और फाई पता हो तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पता होगा ही नहीं, क्या पता है हमें, एम पता है और आई पता है, तो हो गया। पहला क्वेश्चन लिंकेज फ्लक्स बताना था, और लिंकेज फ्लक्स क्या है, एम आई। हमें एम भी दिया है 5 मिली हेनरी और आई भी दिया है 10⁻³ एम्पियर, तो ये आ गया 5 वेबर। लिंकेज फ्लक्स की और फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, नंबर ऑफ टर्न ही एक्स्ट्रा है। कितने लोग आ गया यार पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है करंट चेंज, हाँ सॉरी आई कितना दिया है 5, सॉरी, तो ये आ गया कितना 25 × 10⁻³ वेबर। आई लेंगे, प्राइमरी का आई लेंगे, डी/dt को लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है करंट चेंज फ्रॉम 5 to 5.01, तो करंट चेंज इन लिंकेज फ्लक्स कितना होगा, लिंकेज फ्लक्स कितना होगा। लिंकेज फ्लक्स का वैसे तो कोई सिंबल नहीं है, तो मैं LF लिख देता हूं, लिंकेज फ्लक्स। लिंकेज फ्लक्स का चेंज पूछा है, लिंकेज फ्लक्स नहीं पूछा, लिंकेज फ्लक्स का चेंज पूछा है। तो अब लिंकेज फ्लक्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एक एन फाई है अगर एन फाई पता हो, और एक एम आई है अगर एम आई पता हो। तो क्या पता है, एम आई। लिंकेज फ्लक्स एम आई है, लेकिन लिंकेज फ्लक्स थोड़ी पूछा है, डेल्टा ऑफ लिंकेज फ्लक्स पूछा है, तो वो हो जाएगा एम डेल्टा आई। जस्ट अ मिनट, डी/dt नहीं, केवल चेंज पूछा है,
क्वेश्चन पूछा, अच्छा बच्चों कोई चीज कोई क्वांटिटी है वो m पे और i पे डिपेंड करती है, तो अगर i बदलेगा तो ये भी क्वांटिटी बदलेगी कि नहीं, तो ये बदला है तो पूछा इसमें बदलाव बताओ, तो क्या डेल्टा ऑफ दिस क्वांटिटी वो होगा m ऑफ डेल्टा i। क्या इस बात को समझाना और समझाना है, और समझाना है तो ऐसे सोचो, लिंकेज फ्लक्स 1 वो होगा mi1, लिंकेज फ्लक्स 2 वो होगा mi2, ये एक शब्द है, तो लिंकेज फ्लक्स 2 माइनस लिंकेज फ्लक्स 1 वो क्या होगा mi2 माइनस, अरे सीधी बात, इसका बदलाव तो इसका बदलाव चाहिए कि नहीं, तो m डेल्टा i कितना है, डेल्टा i 0.01 और m कितना है, तो ये कितना आ गया 10 की पावर -5 यूनिट क्या, वेबर। अरे जो चीज की यूनिट होती है उसी उस चीज के चेंज की यूनिट होती है, जो किसी क्वांटिटी की यूनिट होती है उसी के चेंज की वही यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इस गिवन डायग्राम इंस्टेंट के लिए हमें ईएमएफ बताना है, ईएमएफ बताना है। आ गया, ईएमएफ कैसे निकाला जाता है भाई, ईएमएफ अगर फैराडे लॉ से देखा जाए तो ये होता था, अब क्या लगा सकते हैं, माइनस एम डी आई बाई डी टी, तो एम दिया है 5 इंटू 10 पावर और डी आई बाई डी टी 10 की पावर 3, तो ये कितना आ गया -5 वोल्ट। माइनस केवल ये बता रहा है कि कॉइल के खिलाफ। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया गया है? सब यही फॉर्मूले बस यूज हुए हैं। और रही बात वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो मैं पढ़ा रहा था, वो किस लिए पढ़ा रहा था, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अभी मैंने कराया वो यहाँ क्वेश्चन में कुछ यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल बातें यूज हुई हैं, और जो मैंने अभी कराया उस पर सीधे सीधे क्वेश्चन कभी पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, तब वो मेहनत काम आएगी। हालांकि उसी दौरान हमें पूरी स्टोरी समझ में आएगी ये सब क्या चीजें हैं, जब वो समझा तभी तो ये स्टोरी दिमाग में बैठेगी। नोट कर लिया भाई, इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, बस इतनी सी बात है कि कोई इंडक्टर जिसका हमें क्या पता है, एल पता है, एल उसका इंडक्टर है जिसमें आई का करंट स्टेब्लिश हो चुका है। नो डाउट आई का करंट स्टेब्लिश होने से पहले इसने अपोज किया होगा, कॉइल को नहीं पसंद है कि उसके अंदर बदलाव हो, कॉइल बिना करंट के जी रही थी, अचानक से उसकी लाइफ में क्या आ गया, करंट, तो उसने उसका अपोज किया होगा, लेकिन अब आ गया है, अब करंट इसमें फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अपोज के खिलाफ किसी सोर्स ने वर्क डन किया है इस सिस्टम में, उसके अपोज के खिलाफ इस सोर्स इस कॉइल के खिलाफ किसी एक्सटर्नल सोर्स ने वर्क डन किया है, और वो वर्क डन सबसे बड़ी बात लॉस नहीं हुआ जब तक इसमें रेजिस्टेंस ना दिया जाए। एक आइडियल कॉइल में हम रेजिस्टेंस नहीं मानते, खैर रेजिस्टेंस बना रहे, अगर आई स्टैब्लिश हुआ है तो जो एक्सटर्नल सोर्स है उसने आर के खिलाफ भी वर्क डन किया होगा, और आई को स्टैब्लिश करने में इसकी बैटरी के खिलाफ वर्क डन किया होगा। जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम के खिलाफ वर्क डन करता है ना, और वो या तो लॉस में जाता है या तो स्टोर होता है, तो अगर ये रजिस्टर है तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ होगा, और अगर ये आइडियल कॉइल है बिना रेजिस्टेंस की तो इसमें केवल और केवल स्टोर हुआ होगा, और उस स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्मूला है U बराबर हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। जैसे m मास के ऑब्जेक्ट में v की स्पीड डेवलप करने में उसके अंदर हाफ mv स्क्वायर की एनर्जी आती है, उसी तरह से इस L के इंडक्टर में I का करंट स्टैब्लिश करने में हाफ LI स्क्वायर की एनर्जी आती है।
एक आइडियल इंडक्टर का हमने एल का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा था। क्या देखा था? एल का फॉर्मूला इस लुक में देखा था। मैं इस फॉर्मूले में म्यू नॉट से ऊपर और म्यू नॉट से नीचे जबरदस्ती मल्टीप्लाई करा रहा हूं। मैंने यार इस इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी लाई और इस एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से मैं रिलेट कर रहा हूं। पहले एनर्जी आई से रिलेटेड थी, अब मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आई डेवलप होता है, क्या वैसे वैसे इसके अंदर बी भी तो डेवलप होता है। अगर आई इस बात का इंडिकेटर है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, तो बी भी इस बात का इंडिकेटर है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। यानी फील्ड का होना फील्ड एनर्जी की गारंटी लेता है कि इसमें एनर्जी वो किसी भी मेथड से फील्ड क्रिएट हुई। ये फॉर्मूला आया है 1/2 म्यू नॉट। अच्छा, ये कुछ पहचाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड का फॉर्मूला है। तो ये बन गया बी स्क्वायर और इनटू क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ द कॉइल या वॉल्यूम ऑफ द रीजन जहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, क्या वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया है और इसको देख के तुम्हें कुछ और याद आना चाहिए। क्या तुम्हें एक फॉर्मूला याद है? एक कैपेसिटर जिसके पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो उसकी फील्ड एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। किसी को याद है यार ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी फैशन में आया है। नहीं आया? देखो, U इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर यहां भी होता था, U इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर यहां भी है। वहां एप्सिलॉन ऊपर आया था। अच्छा, एप्सिलॉन और म्यू नॉट में हमेशा 36 का आंकड़ा है। जिन जिन सिचुएशन में म्यू नॉट ऊपर आता है वो उन सिचुएशन में एप्सिलॉन, और भी एप्सिलॉन ऊपर आया है तो म्यू नॉट। पैटर्न समझो यार। तो तुम्हें एक फॉर्मूला अगर याद हो तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। म्यू नॉट और एप्सिलॉन में 36 का आंकड़ा है। जब जब मैंने एनालॉजी बताई है कहीं भी, तो एप्सिलॉन नीचे होता था और म्यू नॉट। ये पहली बार है कि एप्सिलॉन ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे है, तो याद रहेगा। 1/2 इधर भी है, 1/2 उधर भी है। एप्सिलॉन म्यू नॉट में 36 का आंकड़ा है, वो पता ही है। ई स्क्वायर बी स्क्वायर, वॉल्यूम वॉल्यूम, सब कुछ वैसे ही नहीं यार। वहां मैं कहता था कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रही, ई ज्यादा तो यू ज्यादा और वॉल्यूम ज्यादा तो। अच्छा, मैंने उस समय कैपेसिटर से ये फॉर्मूला भले निकाला था, लेकिन मैंने एक जनरल बात बताई थी कि कैपेसिटर के लिए हम ये मैथमेटिक्स लगा पा रहे हैं। कई और सिस्टम है जिनके लिए मैथमेटिक्स लगा पाए या ना लगा पाए, अगर कहीं ई है तो मतलब वहां एनर्जी स्टोर हुई है ना। तो ऐसे में कह रहा हूं कहीं अगर बी है तो इसका मतलब वहां एनर्जी स्टोर हुई है। और एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला है किसमें? जूल में। ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला किसमें है? जूल में। तो वहां हमने एक और बात करी थी, उसका नाम रखा था एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इसी में अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता था? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। याद है? वो भी फैशन में। तो यहां भी हमें ऐसे ही नाम डिफाइन करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, वहां होता था इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। और अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अब इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। यानी यू में वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये जनता समझ पा रही है? सेम फैशन में जैसा इलेक्ट्रो में वैसा ही मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया है। इसमें सीधे सीधे कभी क्वेश्चन पूछे के चांसेस हैं। रुको, इतनी जल्दी क्या है? क्या रजिस्टर में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा है?
नोट कर लिया? L1 इसका इंडक्टेंस, L2 इसका इंडक्टेंस, ए और बी के अक्रॉस क्या जब भी कोई करंट दिया जाएगा और उसमें डी आई बाई डी टी का चेंज किया जाएगा तो क्या एक बैटरी इधर लगेगी और एक बैटरी इधर जो बैटरी लगेगी वो लाएगी L1 डी आई बाई डी टी वाली, और इसमें जो लगेगी वो क्या आएगी L2 डी आई बाई। तो अगर कोई पूछे यार ए और बी के अक्रॉस कितना ईएमएफ आया, तो ई इफेक्टिव होगा E1 प्लस E2 L1 डी आई बाई डी टी प्लस, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बातें कर रहा हूं, सही। अब अगर मैं इन सारे इंडक्टर को एक सोचूं तो क्या एक एल इफेक्टिव इनटू डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं कि नहीं? भाई ईएमएफ तभी आता है जब आई में बदलाव होता है। डी आई बाई डी टी कैंसिल, एल इफेक्टिव कितना आ गया? ये तो सीरीज रजिस्टर सर्किट जैसा है, वहां आई की वजह से ही आता था आर इफेक्टिव, यहां डी आई बाई डी टी की वजह से आ रहा है सीरीज में ये, तो पैरेलल में क्या आएगा? इसमें एक डिस्कशन हमें और करना है कि अगर एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है, यानी इसका असर यहां और इसका असर यहां आ रहा है, उस केस में ना सिर्फ सेल्फ इंडक्शन बल्कि यानी इसमें एक बैटरी लगेगी अपनी वजह से और एक बैटरी लगेगी पड़ोस वाले के इंडक्शन की वजह से, यानी एम डी आई बाई डी टी, इसको लिखेंगे M1 ड्यू टू 2। यहां एक बैटरी लगेगी अपनी वजह से और एक बैटरी लगेगी, तो बताओ अब क्या यहां 4 बैटरी लग गई? तो एल इफेक्टिव क्या होना चाहिए? मैं सीधे लिख रहा हूं L1 प्लस L2 प्लस M12 प्लस, हम लोग इतनी देर से यार एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी बांध के कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते थे। मैं बता दूं म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से जहां हम मैथमेटिक्स लगा पाते हैं, लेकिन अगर कोई M12 M21 किसी भी तरीके से किसी एक को प्राइमरी दूसरे को सेकेंडरी या दूसरे को सेकेंडरी पहले को प्राइमरी मान के मैथ्स लगा पाए तो ये दोनों सेम आते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस अलग अलग नहीं होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2M, यानी इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका पता है या इसकी वजह से इसका पता है, तो ये एल इफेक्टिव का फॉर्मूला बन जाता है। पैरेलल में कुछ ऐसा डिस्कशन करना नहीं है, कारण कि इसकी फील्ड को डिस्टर्ब, तो एल इफेक्टिव क्या आएगा 1/L1 प्लस 1/L2। एलआर सर्किट में हम लोग बहुत सारी बातें नहीं करेंगे। एलआर सर्किट, एक मिनट में फिर से चेक कर लूं, एलआर सर्किट सिलेबस में नहीं रहता जनरली। एक सर्किट दिया है जिसमें एक रजिस्टर है, एक बैटरी है और एक इंडक्टर है, और क्वेश्चन में कहा गया ए और बी के क्रॉस इस डायग्राम के लिए जिसमें 5 एम्पियर का करंट है और डी आई बाई डी टी कितना है 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। इस डायग्राम के लिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है।
LR DC सर्किट, LR सर्किट है नहीं सिलेबस में, बट एक क्वेश्चन में करा रहा हूं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे बताओ इस रजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कौन सा एंड हाई वोल्टेज होगा, कौन सा एंड लो वोल्टेज होगा? बताओ, इधर हाई होगा या इधर? चलो मैं इधर कुछ और नाम दे देता हूं, C D E। चलो बताओ कौन हाई होगा? ए। तो VA से हम VC जाएंगे तो क्या लिखेंगे? VA माइनस IR, जहां I कितना है 5, R कितना है 1। क्या हम C पे आ गए? ये घटने के बाद C का वोल्टेज आ गया। फिर यहां से यहां जाएंगे तो बढ़ेगा +5। ये काम तो हम वहां भी करते हैं। मुझे बताओ अगर ये I कुछ है और वही है हमेशा, तो इसमें EMF आएगा? नहीं, क्योंकि कॉइल का नेचर क्या है? करंट जब बदल रहा होता है तब रिएक्ट करता है। करंट कांस्टेंट होता है तो रिएक्ट, तो I अगर कांस्टेंट होता तो इसका बिहेवियर एक वायर की तरह होता, या कभी कभी इसका रेजिस्टेंस लिख देते तो एक रजिस्टर की तरह होता। आइडियली वायर की तरह, वरना रजिस्टर की तरह। लेकिन अगर इसमें di/dt दे रखा है, यानी I में बदलाव चल रहा है, तो तुरंत तुम्हें देखना पड़ेगा बढ़ने वाला बदलाव है या, तो ये बढ़ने वाला बदलाव है, तो बैटरी उसके खिलाफ लगेगी, यानी बैटरी का साइन तय हो गया। अब साइन के चक्कर में ना पड़ना, हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं। बताओ किसी इंडक्टर का मैग्नीट्यूड EMF का क्या होता है? नहीं, माइनस नहीं। हमने डायरेक्शन तो खुद ही तय कर दी ना कि उसके खिलाफ है, दो दो जगह चक्कर नहीं पालना है, हमें बस EMF का मैग्नीट्यूड लिखना है। साइन तो हमें पता है कि I बढ़ेगा तो बैटरी उसके खिलाफ लगेगी, घट रहा होता तो बैटरी उसके फेवर में लगती। खिलाफ मतलब कि करंट अपना उसके खिलाफ दे रही है, नहीं है खिलाफ। अगर करंट ऐसे है और बैटरी ऐसी दिखाई तो खिलाफ है, करंट ऐसे है और बैटरी ऐसे दिखाई तो फेवर में है। कितना EMF आएगा मैं लिख रहा हूं L और di/dt, तो ये कितना आ गया 5। यहां से यहां घटेगा या बढ़ेगा? तो क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू क्या? हाँ, अच्छा ये 15 दिया था क्वेश्चन में। तो बताओ VA माइनस BB पूछा था, कितना आ गया? वो आ गया IR प्लस 10। IR कितना था? 5, यानी कितना आ गया? 15 वोल्ट। बात समझ में आ गई? यानी पुराने डिस्कशन में बस इतना और बढ़ा दो कि L di/dt इसका EMF होता है, और अगर किसी कॉइल में I इंक्रीजिंग है तो बैटरी कैसे लगती है? I इंक्रीजिंग है तो बैटरी उसके खिलाफ लगती है, यहां प्लस यहां माइनस। और यही लिखा होता कि I डिक्रीजिंग है तो बैटरी उसके फेवर में लगती है। अब बात आती है कि EMF कितना होगा, तो EMF का मैग्नीट्यूड हमेशा हमें पता है कितना होता है, L di/dt। यहां अब हमें साइन दोबारा नहीं सोचना है। क्या जनता समझ गई है? ये एक LR करा दिया मैंने। इसमें एक चीज रह गई है, फील्ड एनर्जी। 20 मिनट का टॉपिक हम लोग अगली क्लास में करेंगे, एकदम हटके है मतलब इन डिस्कशन से। ये 2-3 क्वेश्चन है एडी करंट के, 1-2 दो ही क्वेश्चन है, म्यूचुअल और सेल्फ से पहले वो नहीं करना है। 1 से लगा के 24 तक सारे करना है, यानी शीट के अब सारे ही करना है, 2 क्वेश्चन छोड़ के। ये वाले 2 क्वेश्चन